बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से। ट्रंप मोदी के बीच आतंकवाद को लेकर डिफेंस डील तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को अमेरिका का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर प्लेन F-35 बेचना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह ऑफर न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने वाला है, बल्कि अमेरिका और भारत के मजबूत रिश्तों का भी बड़ा सबूत है। We missed you. We missed you a lot. F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट, ये है वो लड़ाकू विमान जिसे पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका ने भारत को बेचने का प्रस्ताव रखा। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देगा, जो भारत की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा कर देगा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल इंजन वाले इस सुपरसोनिक विमान का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिकी वायुसेना बरसों से इस ताकतवर फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है और इस लड़ाकू विमान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जो F-35 जैसे जहाज हैं वो ऑफेंसिव के लिए बनाया, डीप स्ट्राइक करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करे इत्यादि। और दूसरी चीज, जब फाइटर खरीदते हैं तो आप उसकी सब कुछ देखते, परफॉर्मेंस तो देखते ही हैं, फिर देखते हैं इंजन कितने हैं। F-35 सिंगल इंजन है, हालांकि बहुत उम्दा इंजन है। लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है जहाज को, 40,000 पाउंड थ्रस्ट है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी एक है, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसको पेनिट्रेट करके जाना है दुश्मन के रडार में दूर, तो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। F-35 से बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका आसानी से इस फाइटर जेट का सौदा किसी देश के साथ नहीं करता। अगर भारत को F-35 विमान मिलता है तो भारत गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोगी ऐसा पहला देश होगा जिसके पास F-35 फाइटर विमान होगा। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका ने अपने नेटो सहयोगी तुर्की पर भी रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन भारत के पास डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 होने के बावजूद अमेरिका भारत को F-35 विमानों की खरीद का ऑफर दे रहा है। तो F-35 एक 5th क्लास जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट। सच्चाई यह है, टर्की को भी F-35 एयरक्राफ्ट मिल रहा था, मगर जब उसने S-400 ले लिया एयर डिफेंस सिस्टम रूस से, तो अमेरिका ने उसको डिलीट कर दिया था, क्योंकि S-400 जो से F-35 की टेक्नोलॉजी एक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मगर भारत ने भी S-400 लिया है, इसके बावजूद भी अमेरिका भारत को F-35 एयरक्राफ्ट दे रहा है। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ, और TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉइंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है। बात F-35 विमान की करें तो ये विमान आसमान का एक ऐसा योद्धा बन चुका है जिसे परास्त करना नामुमकिन है। F-35 की ताकत ही इसे बेमिसाल बना देती है। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट देखकर चीन जैसे देशों की भी नींद उड़ी हुई है। इस लड़ाकू विमान का मुकाबला करने के लिए चीन ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A तैयार किया है। पिछले साल नवंबर के महीने में चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस प्रदर्शनी में चीन ने पहली बार इस फाइटर जेट की झलक दिखाई। ये दिखने में भले ही अमेरिका के F-35 जैसा लगता है, लेकिन ये F-35 के सामने कहीं भी नहीं टिकता। ये विमान रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर दूर से हमला करने में सक्षम है। हालांकि कुछ भारतीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है
कि F-35 लड़ाकू विमान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट प्रोडक्शन शामिल नहीं होगा। इसका तकनीकी नियंत्रण अमेरिका के पास होगा। दोनों बातें भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के खिलाफ होंगी। दूसरी तरफ विदेश सचिव ने साफ कर दिया है कि F-35 फाइटर का ऑफर सिर्फ ऑफर तक ही सीमित है। It's currently something that's at the stage of a proposal, but I don't think the formal process in this regard has started as yet. हालांकि ट्रंप ने इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं दी है। ये घोषणा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को साफ-साफ दर्शाती है। गीता मोहन के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। गुजरात में परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा घोटाले को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब नर्सिंग परीक्षा को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ है। आरोप यह है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी सवालों के उत्तर ABCD के क्रम में दिए गए थे। नौ फरवरी को गुजरात स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हुई। 1900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 46,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा तो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही इसकी आंसर की जारी हुई तो बड़ा विवाद शुरू हो गया। दरअसल परीक्षा समिति की तरफ से जारी की गई आंसर शीट में सारे सवालों के जवाब ABCD फॉर्मेट में थे। पहले प्रश्न का आंसर A था, दूसरे का B था, तीसरे का C था, चौथे का D और फिर पांचवें प्रश्न का उत्तर A था। सारे सवालों के उत्तर इसी क्रम में थे। एक ही क्रम में उत्तर होने की वजह से स्टाफ नर्स की परीक्षा पर सवाल उठे हैं और इसी परीक्षा को लेकर जांच की मांग की जा रही है। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में स्टाफ नर्सिंग की परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के बाद अब आवेदन देने के लिए GTU में पहुंचे हुए हैं। क्या समस्या आपके सामने आ रही है, क्योंकि एक जो आंसर की है उसकी एक कॉपी आपके साथ है, क्या तकलीफ क्या हो रही है अब एग्ज़ाम के आंसर की जारी होने के बाद? मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ और मैंने 9 तारीख को एग्ज़ाम दी थी और गुजराती का जो पेपर था उसमें सीक्वेंस लिखा हुआ है ABCD। ऐसा एक पेपर में नहीं है, सभी पेपर में ऐसा है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जिस स्टूडेंट के इसमें 100 में से 100 मार्क्स है उन लोगों को पकड़ो और उन लोगों पर कार्रवाई लो, ना कि एग्ज़ाम रद्द करो। एग्ज़ाम रद्द वो सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए, इसके पर पहले कार्यवाही करनी चाहिए। जिन लोगों के ज़्यादा मार्क है 18+ उनके पेपर चेक करने चाहिए, आंसर शीट, और कार्यवाही करनी चाहिए उन पर। सर मैं तो चाहूँगा कि एग्ज़ाम रद्द हो, फिर से जो कैंडिडेट तैयारी करके फिर से भी पास हो सकते हैं। जो रियल में है ना, जो एग्ज़ाम मेहनत करके मार्क्स लाते हैं ना, वो फिर से भी पास हो सकते हैं एग्ज़ाम देके। अभी इसमें से कौन कैसे पकड़ेंगे कौन सही है कौन गलत? जो ने एग्ज़ाम दी है जिस लोगों ने, उसमें 100 में से 100 मार्क्स सभी लोगों को तो नहीं होंगे। जिसके 100 मार्क मेहनत से आए होंगे और उस पर कार्यवाही होगी तो उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो उस पकड़ा जाएगा। स्टाफ नर्स की यह परीक्षा 2 हिस्सों में ली गई है। पहला हिस्सा 100 मार्क्स का था, इसमें नर्सिंग से जुड़े सवाल थे, और दूसरा हिस्सा भी 100 मार्क्स का था, इसमें गुजराती व्याकरण से जुड़े सवाल थे। लेकिन दूसरे हिस्से के पेपर में पूछे गए सभी 100 सवालों के जवाब एक ही क्रम में थे। आंसर शीट देखने के बाद हर कोई परीक्षा पर सवाल उठा रहा है। छात्र नेता युवराज सिंह जडेजा कह रहे हैं कि ये कोई संयोग या प्रयोग नहीं, बल्कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सोची समझी साजिश है। दरअसल देखा जाए तो आज हम GTU के जो यहाँ के जो रजिस्ट्रार है KN खैर, उससे मिले हैं। उससे मिलकर हमने उसको बताया है कि इसमें किस तरह की धांधली हुई है और इसमें एक्शन आपको जल्दी से जल्दी लेना होगा। और हमने जो एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है उसमें जो सीक्वेंस आंसर है वो किसने सेट किए थे, किस तरह से सेट किए थे, उसकी मंशा क्या थी, वो जानने का प्रयास किया। और उसके साथ हमने ये उसको बताया कि आपने कौन से एक्शन लिए। तो उसने ये कमिट किया है कि हाँ, हमारे यहाँ के जो प्राध्यापक है कि यानी कि GTU के जो प्राध्यापक है उससे गलती हुई है और उसने जो किया है उसके लिए उसको हमने नोटिस भेजी है। अब मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी भी आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं
किसको मदद करने के लिए ऐसा किया गया है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो इसकी जांच कराएं ताकि परीक्षा देने वाले उम्मीदवार को न्याय मिल सके। गुजरात की भाजपा सरकार ने विविध विभागों में अपने सरकारी रिक्त पदों के लिए पूर्व में जितनी भी परीक्षा की, इसमें बड़े पैमाने पे गैररीति, गोलमाल और इसमें कहीं न कहीं मेरिट से खिलवाड़ और 24 से ज़्यादा पेपर का लीक होना, मैं मानता हूँ ये भाजपा का भ्रष्टाचार का बेनमुन नमूना है। लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बार बार इसके लिए जन आंदोलन हुआ, पर भाजपा सरकार ने पहले से तय कर रखा है बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करो सरकारी नौकरियों में। इस परीक्षा का आयोजन गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है, जिन्होंने पेपर सेट किया और प्रोविजनल आंसर शीट जारी की। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को इसमें कोई खास गड़बड़ी नहीं लग रही है। टोटल 53,000 कैंडिडेट्स ने उसमें अप्लाई किया था और 46,000 कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और सभी का एग्ज़ाम हो गया है। लेकिन जो एक विषय सामने आया है वो है कि जो एक्सपर्ट ने पेपर सेट किया उसमें ABCD सीरीज़ का जो क्वेश्चन का आंसर है वो दिया है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। GTU की तरफ से जो एक्सपर्ट ने पेपर सेट किया है उसको नोटिस दी गई है और सरकार के साथ जो मीटिंग हो रही है उसमें डेटा का पूरा एनालिसिस हो रहा है कि भाई किस तरह से ये गिरनीति हुई है या तो जो कोई भी गलती रह गई है तो गलती किस तरह की है। और अपेरेंटली अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग तपास में है और जो कुछ भी रिजल्ट आएंगे वो हम लोग उसके मुताबिक गवर्नमेंट निर्णय करेगी। एक ही पैटर्न में आंसर होने को लेकर सवाल उठे तो एक बैठक हुई, लेकिन अभी तक मामले की जांच को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया। वही कैंडिडेट से लेकर नेता तक जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई का पता लग सके। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने चाइनीज गैंग को इंडियन बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर डाला है और साइबर क्राइम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये गैंग फर्जी आधार कार्ड्स के जरिए बैंक अकाउंट्स खुलवाया करते थे, फिर अकाउंट्स को चाइनीज गैंग को दे दिया करते थे, जो इन बैंक अकाउंट्स के जरिए साइबर फ्रॉड के पैसों की हेरीफेरी किया करते थे। इस गैंग के खिलाफ देश के 21 राज्यों में 109 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड से जुड़े बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चांदखेड़ा इलाके से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये एक चाइनीज गैंग को भारतीय बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाते थे, फिर उन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के पैसों की हेराफेरी करने के लिए किया जाता था। ये सभी आरोपी नकली आधार कार्ड के जरिए पिछले 4 महीनों में 150 से ज्यादा फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवा चुके हैं। इन अकाउंट्स में आई ठगी की रकम को या तो विदेशों में ट्रांसफर किया गया या फिर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लिया गया था। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक फ्लैट में भाड़े पे रख के साइबर फ्रॉड का काम हो रहा है। वहाँ पे 5 तारीख को हम साइबर क्राइम ब्रांच ने रेड करी थी। वहाँ पे कुल 9 आरोपी मिले। वो 9 आरोपी के साथ मुद्दामाल भी मिला है, जिसमें कई अलग अलग बैंक की चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल के सिम कार्ड्स और एक हथियार और 7 लाइव कारतूस मिली है। और इस तरह से हमने आगे जांच करी तो ये जानने को मिला कि ये लोग बैंक अकाउंट जो है वो भाड़े पे लेते थे और चाइनीज़ गैंग को सप्लाई करते थे। इसमें मुख्य 3 आरोपी हैं और ये 3 आरोपी में से एक हमारे अरेस्ट किया हुआ है, बाकी के 2 फरार आरोपी हैं। ये लोग आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करके यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाते थे। गुजरात राज्य में भी खुलवाया है, उसके साथों साथ इन्होंने महाराष्ट्र में भी कई ऐसे बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। इनकी पोर्टल पे चेक करते हुए हमें ये जानकारी मिली है कि 109 टोटल कंप्लेंट्स हुई हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, टास्क फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और टेलीग्राम फ्रॉड जैसे साइबर कंप्लेंट्स हुई हैं। इनके 109 कंप्लेंट्स जितनी देश के 21 राज्यों में ये कंप्लेंट्स दर्ज की हुई हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह राजस्थान से गरीब मजदूरों को अहमदाबाद लाकर उनके नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे, फिर उसके जरिए बैंक अकाउंट्स खुलवाते थे। आरोपियों ने गुजरात के कई शहरों में भी ऐसे अकाउंट्स खुलवाए ताकि ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जा सके और फिर उसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में चीन भेजा जा सके।
आगे हमने इसमें जब तपास किया है तो ये लोग सब लोग यहाँ पे आते थे। इसमें से मुख्य जो 2 आरोपी है सुरेश और अनिल बिश्नोई 19-20 साल के हैं और ये लोग 4 महीने से यहाँ पे अहमदाबाद में थे। अलग अलग लोगों को राजस्थान से यहाँ बुला के अकाउंट खुलवाने का काम करते थे और फिर ये अकाउंट आगे चाइनीज़ को ये फ्रॉड के लिए सप्लाई करने में आता था। डिजिटल फ्रॉड के मामलों में पुलिस का पूरा फोकस अब बैंक अकाउंट्स को ट्रेस करने पर है ताकि ठगी के पैसों के फ्लो को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करके साइबर ठगी के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार फिर से सहकारी बैंक सवालों के घेरे में। रिजर्व बैंक के एक्शन से ग्राहकों में खलबली मची और इस बार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई हुई है, जिसके चलते ग्राहक बैंक से अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे। अपने ही बैंक अकाउंट से जब लोग पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो जाहिर है वो परेशान होंगे ही। अब बैंकों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। न विड्रॉल कर सकते हैं, न क्रेडिट मीन्स कोई भी मेरा खाते में सपोज आपने क्रेडिट किया डाला डिपॉजिट तो वो क्रेडिट भी नहीं होगा। शुरुआत से एंड तक पूरी आमदनी इसमें ही है। अभी मैं किधर जाऊं तो किधर जाऊं, निकालना हो तो पैसा किसे निकालूं। अचानक से मिली एक जानकारी ने महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। अब लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो करें तो क्या करें। ये सभी बड़ी उम्मीदों के साथ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अपने पसीने की कमाई जमा करते जा रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनके काम आ सके। लेकिन आरबीआई ने अनियमितता को लेकर इस बैंक पर बैन लगा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में जहां जहां इस बैंक की ब्रांच है वहां ग्राहकों के पसीने छूटने लगे और वो दौड़े भागे बैंक पहुंचने लगे। वो बोल रहे हैं भाई पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं, वो भरोसा नहीं है। मेरा भी है, मैं तो बचा के लड़की के शादी के करने के लिए रखती है। हाँ मेरा खाता है, मेरा आज वो लड़की का ससुरा भी ऑफ हो गया है और लड़की का शादी है। इस कोऑपरेटिव बैंक के बाहर पहुंचते ही हर कोई हैरान परेशान नजर आ रहा था। मुंबई हो या ठाणे या फिर पुणे, हर जगह न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर भीड़ और सबके सब बेबस। सबकी एक ही चिंता कि बैंक में जमा उनके पैसे का अब क्या होगा। मेरा अन्नपूर्णा में मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं शॉप है। अच्छा। और मेरा करंट अकाउंट है बैंक में। हाँ। और मुझे पता चला सुबह में आज मैसेज आया तो मैंने उसका जो आदमी के थ्रू मैंने खाता मेरा ओपन करवाया था उसका कांटेक्ट किया तो बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल ऑडिट में आरबीआई की ओर से बैन लगा है ऑडिट की वजह से, जैसे ऑडिट खत्म होगा अपने आप चालू हो जाएगा खाता। तो मैं बोला मेरा जो अंदर पैसा पड़ा है वो सेफ है, तो हाँ बोला है। और मैं अभी इसलिए यहाँ बैंक पे आया तो ये बंद मिला। पैसे का भाई ऐसा है कि देखो मेरा तो करंट अकाउंट है तो मेरा जो कपड़े का सारा व्यवहार है वो यही खाते थ्रू ही होता है। पैसा आज अभी मंदी का माहौल चल रहा है तो सबको पैसा एक पाई भी इम्पोर्टेड होती है। पैसा तो बोलते दो तीन महीने बाद में मिलेगा, वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा किसको मालूम। किसी ने पाई जोड़कर इस बैंक में रखे तो किसी ने बेटी की शादी के लिए, और अब इस बैंक से जुड़ा हर कस्टमर परेशान है। इस वक्त हम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो अंधेरी में इसका ब्रांच है उधर खड़े हैं। इस ब्रांच के अगर आप देखें तकरीबन 20 ब्रांचेस हैं इस बैंक के, 19 के आसपास मुंबई में है, एक नासिक में है। ये जो है ये कोऑपरेटिव बैंक है। ये इन महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग कितने समय से यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं? 10 सालों से। और मेरा तो 40 साल से 45 साल से चालू है खाता। 20 साल हो गया। इतने दिन से तो हम लोग डाल रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, लेकिन ये अचानक हो गया। मेरा परसों ही 20,000 मैंने डाल दिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते कोई भी कस्टमर इस बैंक से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकता। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। फिलहाल इस सहकारी बैंक पर 6 महीने के लिए बैन है, यानी तब तक लोग अपने अकाउंट में जमा पैसे निकाल नहीं सकते। इसके अलावा आरबीआई ने इस बैंक पर किसी भी तरह के लोन जारी करने पर भी रोक लगा दी है।
आम इंसान है, कोई सैलरीड है, किसी का व्यापार है, कोई दुकानदार है, डेली ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत होती है, किसी को फीस भरने हैं, किसी को अपनी दिनचर्या चलानी है, लेकिन अपने हक का पैसा भी अगर वो नहीं निकाल पाए तो वो एक तरह से हताश, एक तरह से निराश दिखाई दे रहा है। और जो अकाउंट होल्डर है पूरी तरह से बेबस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकारी लेने की कोशिश करें लेकिन बैंक ऑफिशियल्स के जरिए ठीक से जानकारी भी नहीं दी जा रही है। मुंबई में अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली, चेंबूर, घाटकोपर, गिरगांव, गोरेगांव, नरीमन पॉइंट, कांदिवली, मलाड, मुलुंड, सांता क्रूज और वर्सोवा में इस बैंक की ब्रांच है। इसके अलावा नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और सूरत में भी इसकी शाखा है। जाहिर है आरबीआई के फैसले से इस सहकारी बैंक से जुड़े ग्राहक अचानक से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते अफरा तफरी और हंगामे जैसी स्थिति बन गई है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर और विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अहमदाबाद नगर निगम साल 2025-26 के लिए 15,502 करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुका है। इस बजट में खास है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आज अहमदाबाद स्टैंडिंग कमेटी ने 1501 करोड़ का बढ़ाया करके टोटल 15,502 करोड़ का बजट रखा है। सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, रोड, रास्ता, लाइट, तदुपरांत अपना सिटी अहमदाबाद नगर निगम एकदम स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और वैश्विक लेवल पे पर्दा हो सके। हमारा प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 विकसित भारत, उसी तरह विकसित गुजरात 2047 और अहमदाबाद 2047। अहमदाबाद की कंपैरिजन वैश्विक सिटी के साथ हो, इसलिए अहमदाबाद निगम का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।